नमस्कार विद्यार्थियों। आयकर से संबंधित अपने पिछले वीडियो के क्रम में आज अपने करदाता की निवास स्थिति और उसके कर भार के बीच में संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। आयकर अधिनियम के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर कर भार का निर्धारण किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि गत वर्ष में वो उसकी निवास की स्थिति क्या थी। गत वर्ष में वो भारत का निवासी था या अनिवासी था या फिर असाधारण निवासी था, क्योंकि उसके फाइनली उसके ऊपर जो कर लगता है, जिस आय को कर योग्य समझा जाता है, उस चीज़ का निर्धारण उसकी निवास स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो आज अपने देखेंगे करदाता को कब निवासी या अनिवासी समझा जाता है। तो इस दृष्टि से व्यष्टि, HUF यानी हिंदू एवं विभाजित परिवार, फर्म और कंपनी, इन सब को निवासी, अनिवासी या असाधारण निवासी मानने के अलग अलग नियम हैं। उन नियमों पर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं व्यष्टि की। एक व्यष्टि करदाता को अपने निवासी मान सकते हैं, अनिवासी मान सकते हैं और असाधारण निवासी मान सकते हैं। इसकी परिस्थितियां अपने समझने के लिए इसको जो निवासी मानने की शर्तें हैं उनको अपने दो भागों में बांट लेते हैं समझने के दृष्टिकोण से। एक तो है आधारभूत शर्तें और एक है अतिरिक्त शर्तें, यानी बेसिक कंडीशंस और एडिशनल कंडीशन। आधारभूत शर्तें दो हैं, दोनों में से एक शर्त कोई भी पूरी होनी चाहिए, दोनों पूरी होना जरूरी नहीं है। और जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो दोनों की दोनों ही पूरी होनी चाहिए। तो पहले आधारभूत शर्तें देख लेते हैं। वह व्यक्ति गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, गत वर्ष में वो 182 दिन भारत में रहा हो। और दूसरी शर्त है कि वह गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भारत में रहा हो एवं गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। तो इन दोनों में से एक शर्त पूरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ अपवाद है जिनमें केवल पहली शर्त ही पूरी होनी चाहिए। वो क्या है? एक तो ये कि वो भारत का नागरिक है और भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में, भारत का नागरिक भी है और भारतीय जहाज के ही कर्मचारी के रूप में गत वर्ष भारत के बाहर जाता है, तो उसको कम से कम 182 दिन ही होना चाहिए। और ऐसा भारतीय नागरिक जो भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़ के जाता है, उसको भी 182 दिन भारत में रहना चाहिए। भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो मूलतः भारत में रहता है तथा गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है। ठीक है, भारतीय मूल का व्यक्ति है लेकिन रहता विदेश में ही है, लेकिन गत वर्ष वो भारत में भ्रमण के लिए आता है। रहता बाहर ही है, मान ले कोई व्यक्ति अमेरिका रहता है लेकिन गत वर्ष वो घूमने आता है भारत में, तो उसको भी उसको कम से कम 182 दिन होने पर ही उसको निवासी माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कोई परमानेंट ही अपना नौकरी छोड़कर ही भारत में आ जाता है और वापस जाना नहीं है उसने, तो फिर वो 60 दिन भी भारत में है तो उसको निवासी मानेंगे। ठीक है, अब ये तो होगी आधारभूत शर्तें। ठीक है, अब बात करेंगे अपने अतिरिक्त शर्तों की, एडिशनल कंडीशंस की। एडिशनल में क्या है कि वे गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। 2 वर्ष जो है 10 वर्षों में, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो। एवं एक दूसरी शर्त भी है अतिरिक्त शर्तों में, गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं। अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी होना जरूरी है। तो अब बात करेंगे इन शर्तों के आधार पर। 3 तरह का हो सकता है अपने व्यष्टि करदाता निवास स्थिति के अनुसार। एक तो साधारण निवासी, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी। तो कोई व्यक्ति अगर पहली 2 शर्तों या दोनों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है और दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा करता है तो उसे मानेंगे अपने साधारण निवासी। और कोई व्यक्ति अगर पहली 2 शर्तों में से किसी एक शर्त को या दोनों शर्तों को पूरा करता है तो, और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों को पूरा नहीं करता है, यानी दोनों को पूरा नहीं करता, कहने का मतलब है कि एक शर्त को पूरा करना ही पर्याप्त नहीं है, दोनों शर्तें ही पूरी होनी चाहिए एक साथ, अतिरिक्त शर्तें। तो उन दोनों शर्तों में से एक को या दोनों को पूरा नहीं करता तो उसे असाधारण निवासी माना जाएगा। यानी केवल पहली शर्त कोई आधारभूत शर्त कोई पूरा करता है, अतिरिक्त शर्त को वो पूरा नहीं करता, क्योंकि अतिरिक्त शर्त जो है वो दोनों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, यानी दोनों में से एक नहीं, दोनों बातें एक साथ पूरी होनी चाहिए, तभी उस अतिरिक्त शर्त को पूरा माना जाएगा।
और तीसरी जो स्थिति है अनिवासी व्यष्टि। अनिवासी व्यक्ति वो है जो आधारभूत शर्तें जो दो दे रखी हैं उन दोनों में से किसी को भी पूरा नहीं करता। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी व्यष्टि की। अब जिस तरह से व्यष्टि है उसी तरह से अपने देखेंगे एक हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो आधारभूत शर्तें हैं इसकी भी दो, और दो अतिरिक्त शर्तें हैं। अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी होनी जरूरी है अगर निवासी मानना है तो, और आधारभूत शर्तों में से जो है एक शर्त होनी चाहिए। आधारभूत शर्तों में हम देखेंगे पहली शर्त क्या है, हिंदू अविभाजित प्रकार के परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण, यानी उसका जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, वो भारत में स्थित हो और पूरी तरह से भारत में स्थित हो। और दूसरी आधारभूत शर्त है पूरी तरह से स्थित ना हो, यानी आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, आंशिक रूप से विदेशों में स्थित हो। यानी दो शर्तें हैं आधारभूत। पहली क्या है, उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत में हो, और दूसरी शर्त है पूरी तरह से भारत में ना हो, यानी आंशिक रूप से ही भारत में उसका प्रबंध एवं नियंत्रण हो। अब आप बात करते हैं हमने अतिरिक्त शर्तों की। अतिरिक्त में वही हैं जो व्यष्टि की हैं। बस यहाँ पे ये देखना है कि HUF के कर्ता को अपने मानेंगे, तो इसमें लिखेंगे समझेंगे अपने HUF का जो कर्ता है, हिंदू परिवार का जो कर्ता है, जो उसको चलाता है, मुखिया जो होता है, वो कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत का निवासी रहा हो कर्ता। ठीक है, और दूसरी जो अतिरिक्त शर्त है वो है कि गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन या अधिक इस जो है वो कर्ता भारत में रहा हो। ये शर्तें जो अतिरिक्त शर्तें हैं ये ठीक वैसी ही हैं जैसी कि व्यष्टि करदाता की है, बस अंतर केवल इतना है कि यहाँ जो अपने को हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता को लेना है, उस कर्ता की निवास स्थिति को अपने को लेना है। ठीक है, अब अपनी शर्तों के बाद देखेंगे किसको साधारण निवासी माना जाएगा, किसको असाधारण निवासी और किसको अनिवासी। तो अगर हिंदू अविभाजित परिवार जो है आधारभूत शर्तों और अतिरिक्त शर्तों दोनों अतिरिक्त शर्तों और दोनों में से कम एक आधारभूत शर्त को पूरा करता है तो उसे निवासी माना जाएगा। अगर केवल आधारभूत शर्त कोई पूरा करता है, अतिरिक्त शर्तों दोनों अतिरिक्त शर्तों को पूरा नहीं करता है एक साथ, तो उसे असाधारण निवासी माना जाएगा। और किसी भी आधारभूत शर्त को पूरा नहीं करता तो उसे अनिवासी माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा HUF यानी हिंदू अविभाजित परिवार। अब HUF के बाद अपने देखेंगे फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो फर्म को निवासी माना जाएगा जब उसका प्रबंध व नियंत्रण पूरा या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, और जब उसका प्रबंधन नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित हो तो उसे अनिवासी माना जाएगा। यानी पूरा या आंशिक रूप से अगर उसका प्रबंधन नियंत्रण भारत में स्थित है तो उसको निवासी मान लिया जाएगा। अगर पूरी तरह से भारत के बाहर उसका प्रबंधन नियंत्रण होता है तो उसे अनिवासी मान लिया जाएगा। और फर्म और व्यक्तियों के समुदाय जो है असाधारण निवासी नहीं होते। उसके बाद आती है कंपनी की निवास स्थिति का निर्धारण। तो कंपनी को निवासी माना जाएगा यदि वह भारतीय कंपनी है, और यदि वह भारतीय कंपनी नहीं है तो उसका प्रबंध एवं नियंत्रण जो है वो भारत में स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वो उसका भारतीय कंपनी है तो भी उसको निवासी मान लिया जाएगा, और अगर वो विदेशी कंपनी है तो उसका प्रबंध एवं नियंत्रण भारत में होना चाहिए, तभी उसे जो है निवासी माना जाएगा। और जब किसी कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित हो और वह भारतीय कंपनी भी ना हो, यानी कोई विदेशी कंपनी हो, उसका प्रबंध एवं नियंत्रण पूरी तरह से भारत के बाहर स्थित हो, तो उसे क्या मानेंगे, अपने अनिवासी मानेंगे। ठीक है, कंपनी भी असाधारण निवासी नहीं होती, या निवासी होती है या अनिवासी होती है। तो निवासी कंपनी कौन सी है, जो भारतीय कंपनी हो। अगर कोई भारतीय कंपनी नहीं है तो उसका प्रबंध एवं नियंत्रण जो है गत वर्ष में भारत में स्थित होना चाहिए। ठीक है, ये होगी कंपनी। कंपनी भी असाधारण निवासी नहीं होती। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यष्टि, HUF, फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय एवं कंपनी को कैसे निवासी, असाधारण निवासी या अनिवासी माना जाता है कर निर्धारण की दृष्टि से। तो इसके बाद अपने देखेंगे कि कर के निर्धारण पर, यानी कर योग्य आय पर क्या प्रभाव पड़ता है इस निवास स्थिति का, यानी किस व्यक्ति की कौन सी आय को अपने जो है कर योग्य मानेंगे। जो निवासी व्यक्ति है ना, उसकी हर प्रकार की जो आय है, जो निवासी करदाता है उसकी हर प्रकार की आय जो है
कर योग्य होगी, और जो अनिवासी करदाता है उसकी केवल वही आय कर योग्य होगी जो भारत में प्राप्त हुई या भारत में उपार्जित हुई है, और असाधारण निवासी है उसकी वह आय कर योग्य होगी जो भारत में प्राप्त हुई है या उपार्जित हुई है, एवं ऐसी आय जो भारत में प्राप्त है उपार्जित तो नहीं हुई है लेकिन ऐसे पेशे या व्यापार से हुई है जिसकी स्थापना भारत में की गई थी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि करदाता की निवास की स्थिति एवं उसकी कर योग्य आय में क्या संबंध है, और करदाता कब निवासी है असाधारण निवासी होता है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।